Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing that one winter morning, Sahib was standing at a fence gate watching two young men playing tennis. पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक जाड़े की सुबह साहिब एक बाउंड्री किया हुआ गेट था, उसके बाहर से देख रहा था कि दो व्यक्ति व्हाइट कलर का ड्रेस पहनकर और टेनिस खेल रहे थे। लेखिका जब जानना चाहती है कि साहिब का वहाँ खड़े रहने का मोटो उद्देश्य क्या था, तो पता चलता है कि देयर वाज ए स्विंग, वहाँ एक झूला थी और साहिब इस चांस में था कि कब ये साहब लोग टेनिस खेलकर जाएं कि उसे झूला झूलने का मौका मिले। तो साहिब का वहाँ पर जो उद्देश्य था वो टेनिस का गेम देखना नहीं बल्कि झूला झूलना था। साहिब टू इज वियरिंग tennis shoes that look strange over his discolored shirts and shorts. एक दिन लेखिका देखती है कि साहिब टेनिस खेलने वाला जूता, दैट मीन्स स्पोर्ट शू पहने हुए था, जो उसके बदरंग हो चुके फटे पुराने शर्ट और शॉर्ट्स पैंट से मैच नहीं कर रहा था। दैट मीन्स शर्ट गंदा फटा पुराना था, जो हाफ पैंट पहने हुए था वो भी फटा पुराना और गंदा था, और नीचे जूता बिल्कुल नया था। लेखिका जानने की कोशिश करती है। साहब बोलता है कि समवन गेव हिम, किसी ने उसे वो जूता दे दिया था। उस जूते में एक होल हो गई थी, एक छिद्र थी छोटी सी, जिस कारण से एक अमीर बच्चे ने डिस्कार्डेड, रिजेक्ट कर दिया था उस जूते को, और वो जूता साहिब को मिल गया था। लेकिन साहिब को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जो जिंदगी भर नंगे पांव रहा हो, उसके लिए एक होल वाला जूता ही किसी सपने की पूर्ति से कम नहीं थी। बट the game he was watching so intently was out of his reach. उसकी पहुंच से कोसों दूर थी। अब हम लोग पहले पार्ट के लास्ट पैराग्राफ को देखें, जहां पर लेखिका यह स्पष्ट कर रही है कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। एक दिन सुबह लेखिका देखती है कि साहिब वॉज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। इन हिज हैंड वॉज ए स्टील कैनिस्टर। नाउ आई वर्क इन ए टी स्टॉल, ही सेड, पॉइंटेड आउट ए डिस्टेंस। आई एम पेड 800 rupees एंड ऑल माई मील्स। डज ही लाइक द जॉब? The author wanted to inquire, does Sahib like the job? When she wanted to know, the author noticed that Sahib had lost his freedom and carefree look. The steel canister seems heavier than his plastic bag. The steel canister belongs to the owner of the tea stall, while the plastic bag was his own. The steel canister was the symbol of his slavery, while the plastic bag was the symbol of his freedom. Sahib is no longer his own master. एक दिन सुबह लेखिका देखती है कि साहिब दूध के दुकान की तरफ जा रहा था और उसके हाथ में स्टील का एक केन बर्तन था। जब लेखिका की साहिब से वहाँ पर मुलाकात होती है
तो साहेब बताता है लेखिका को कि अब मैं सड़क के किनारे जो चाय की दुकान है वहाँ पर मैं नौकरी करने लगा हूँ और उस नौकरी के बदले में उसे 800 रुपये प्रति माह 800 रुपीज़ पर मंथ वेतन और दोनों समय का भोजन मिलता था। समय समय पर चाय भी मिलता होगा, मन से नहीं तो बेमन से भी। लेखिका जानना चाहती है कि क्या वही साहेब जो दिन भर कचरा बीनता था तब उसे भोजन नसीब होती थी, 800 रुपये प्रति माह का वेतन और दोनों समय का भोजन पाकर के खुश है या नहीं। जब लेखिका ये जानने की कोशिश करती तो लेखिका साहेब के चेहरे पर जो पहले निश्चिंतता और आज़ादी के भाव हुआ करते थे उसको गायब पाती। कह रही हैं अनीस जंग कि ऐसा लग रहा था कि वो स्टील का केन उसके प्लास्टिक के बैग से ज़्यादा भारी था। जिस प्लास्टिक के बैग को आसानी से वो कंधे पर उठाकर चलता था उससे ज़्यादा भारी वो स्टील का केन लग रहा था। क्या स्टील का केन वो 20-25 केजी का तो नहीं होगा, 50 केजी का नहीं होगा, लेकिन क्यों उसको भारी लग रहा था? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? व्हाई इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? वर्किंग एट द टी स्टॉल, व्हाई? क्या साहेब चाय की दुकान पर नौकरी करके खुश है? नो, साहेब इज नॉट हैप्पी एट ऑल वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब चाय की दुकान पर नौकरी करके थोड़ा भी खुश नहीं, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड केयरफ्री लुक। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than his plastic bag because plastic bag was his own, which was the symbol of his freedom, while the steel canister belonged to the owner of the tea stall, which was the symbol of his slavery. Now Sahib is no longer his own master. Now he is compelled to dance on the tune of his master. That's why Sahib is not happy at all working at the tea stall. वो 800 रुपये प्रति माह का वेतन और दोनों समय का भोजन पाकर भी साहेब खुश नहीं था। देखिए, जब वो अपना काम करता था कचरा बीनने का, तो एक दिन में अगर 100 रुपये, 200, 500 रुपये के भी काम कर लिए तो हम अगले 2 दिन नहीं भी जाएंगे कचरा बीनने तो उस पर कोई भी अंगुली उठाने वाला जो है वो नहीं था। वो अपने मन का मालिक था। लंबी चादर खींचकर सो जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमने चले जाएंगे, लेकिन जब वो चाय की दुकान पर नौकरी कर रहा है तो उसको फीवर में ही जाना पड़ेगा। अगर गलती से एक कप प्लेट टूटता है तो मालिक आदमी नहीं जानवरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए साहेब वहाँ पर नौकरी करके थोड़ा भी खुश नहीं था। अब हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे मुकेश की स्थिति। आई वांट टू ड्राइव ए कार, जो सेकंड पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग का। आई वांट टू ड्राइव ए कार, यह स्टेटमेंट है मुकेश का, जो फिरोजाबाद के एक चूड़िहारों के परिवार से संबंध रखता है। मुकेश इज एन अपवर्ड लुकिंग बॉय हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ए बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, whose entire family is engaged in making bangles. But Mukesh wants to become a motor mechanic. He wants to drive a car.
मुकेश का जीवन का सबसे बड़ा सपना है मोटर मैकेनिक बनना, कार चलाना। लेखिका पूछती है कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, कि क्या मुकेश तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। मुकेश कार के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन लेखिका की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। देखिए, आई के साथ विल का प्रयोग 4 कंडीशन में होते हैं: थ्रेट, प्रॉमिस, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और कमांड। अदरवाइज आई और वी के साथ नॉर्मल कंडीशन में सेल के प्रयोग होते हैं। लेकिन यहां पर लेखिका मुकेश के लिए, मुकेश बोलता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। ये उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति। लेखिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है और नजर मिलाकर वही बात करते जिनके अंदर टॉप लेवल की कॉन्फिडेंस होती है। तो ये मुकेश का दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसका स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, जब वो लेखिका की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। लेखिका बोलती है कि हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज एमिड्स हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry. लेखिका कहती है कि मुकेश का कार चलाने का सपना फिरोजाबाद शहर की धूल उड़ती हुई गलियों में मृग मरीचिका की भांति प्रतीत होती है। लेखिका मुकेश के ड्रीम को मृग मरीचिका क्यों कह रही है, या मृग तृष्णा। ऐसे हम लोग विज्ञान में उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण वो होती है, लेकिन साहित्य में किसी असंभव चीज की इच्छा रखना मृग मरीचिका या मृग तृष्णा कहलाती है। तो मुकेश की फुल फैमिली किस चीज में इन्वॉल्व है? चूड़ियां बनाने में। मुकेश को न कहीं से मेंटल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सकता है, न सोशल सपोर्ट, ना ही उसको सामाजिक, आर्थिक, मानसिक कहीं से भी उसको कोई भी सपोर्ट मिलने वाला नहीं। पूरा धारा जो है उसको खींच रही है चूड़ीहारा की ओर, जबकि मुकेश उस धारा के विपरीत जाकर और क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक, कार चलाना चाहता है। इसलिए लेखिका मुकेश के उस सपने को कह रही है कि मृग मरीचिका की भांति असंभव सा प्रतीत होती है। फिरोजाबाद शहर फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? तो इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत के कांच उद्योग का उभरता हुआ केंद्र है, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन लोग कांच की चूड़ियों को जोड़कर टुकड़ों को उन्हें चूड़ियों का रूप देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस लैंड, इस धरती पर जितनी भी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं, उनके लिए चूड़ियां फिरोजाबाद के लोग ही बनाते हैं। मुकेश's फैमिली इज एमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक, जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने में शामिल है। नो वन नोज दैट इट इज इलीगल। कोई नहीं जानता ये गैर कानूनी है कि इतने छोटे छोटे बच्चे गर्म भट्ठी के सामने बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़कर उन्हें चूड़ियों का रूप देते हैं। इन ए हाई टेम्परेचर डिंजी सेल विदाउट प्रॉपर एयर एंड लाइट।
इफ द लॉ इन्फोर्स्ड, अगर कानून लागू किया जाता, तो मुकेश एक एग्जाम्पल है। मुकेश जैसे 20,000 चाइल्ड वर्कर, लेखिका वहां चर्चा करती है 20,000 चाइल्ड वर्कर जो है वो स्लॉग दियर डे लाइट, दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, एंड ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आई साइट, और प्रायः अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। अगर बाल श्रम उन्मूलन का कानून लागू किया जाता, तो मुकेश जैसे 20,000 बच्चों का भविष्य सुधर सकता था। तो व्हाट इज द मेन हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री? तो चिल्ड्रेन ऑफन लूज द ब्राइटनेस ऑफ दियर आई साइट बिफोर बिकमिंग एडल्ट। एडल्ट होने से पहले ही वे अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। लेखिका बोलती है मुकेशेस आईज बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है जब मुकेश लेखिका को अपने घर चलने के लिए निमंत्रण देता है। देखिए, बता रही हैं अनीस जंग कि गरीबों के दिल और जुबां पर अलग अलग चीजें नहीं होती, जो सोचते हैं वैसा ही भाव उनके चेहरे पर भी आता है। अमीर पैसे से जरूर अमीर होते, लेकिन भाव में वो गरीब होते हैं। मुकेश के निमंत्रण पर लेखिका मुकेश के घर जाने के लिए जब वो तैयार होती, तो मुकेशेस आइज बीम, जब लेखिका सहमति देती अपनी कॉन्सेंट उसके घर चलने के लिए, तो मुकेश के चेहरे पर आंखों में चमक आ जाती, विच ही प्राउडली सेड बीइंग रिबिल्ट इज बीइंग रिबिल्ट। मुकेश गर्व से बोलता है, अभी उसका घर नहीं, बेचारे का झोपड़पट्टी, फिर भी गर्व से बोलता है कि उसके घर में अभी निर्माण का काम चल रहा है। देखिए, संकोच किसको होती है? जो पहले से बहुत लंबा जो है डिंग हाँक कर रखते हैं कि मेरा घर तो ताजमहल का जो है वो प्रतिरूप ही है और घर में बढ़िया से दरवाजा खिड़की नहीं, तो उनको जरूर संकोच होगा। लेकिन वो तो बोल ही रहा है कि उसका घर झोपड़पट्टी है, उसमें भी अभी निर्माण का काम चल रहा है। इसलिए मुकेश को कोई भी किसी प्रकार की एम्बारासमेंट की जो कंडीशन है वो नहीं। लेखिका चलती है मुकेश के घर, किस इलाके में वो रहता है। लेखिका बोल रही है कि वी वॉक अ स्टिंकिंग लेन्स, दुर्गंध देती हुई गलियां, चॉक्ड विथ गार्बेज, हर जगह कचरे के ढेर लगे हुए, क्रम्बलिंग वॉल्स, ढहती हुई दीवारें, नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं, क्राउडेड विथ एनिमल्स एंड फैमिली को एक्जिस्टिंग इन ए प्रिमिवल स्टेट, होम्स रिमेन्स दैट हॉवेल्स, वो घर नहीं, पूरी तरह से झोपड़पट्टी का इलाका है। आदमी और जानवर साथ साथ रहते और उनको देखकर बोलती हैं अनीस जंग की प्राचीन भारत की एहसास होती जब आदमी और जानवर साथ साथ रहते थे। ये अनीस जंग के लिए रियली में एक पिकुलियर उनकी एक्सपीरियंस थी। लेकिन हम लोग तो बहुत सारे जो है देखते हैं गाँव में कि जो बिल्कुल लेबर क्लास के, लो मिडिल क्लास के होते हैं, वो जानवर जो है पाल कर रखते हैं, उसी बीच में वो रहते भी हैं। लेकिन अनीस जंग की जन्म हुई इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, वो भी राउरकेला। बचपन किशोरावस्था हैदराबाद में, पढ़ी संयुक्त राज्य अमेरिका में, रह रही थी दिल्ली के एक पॉश एरिया में, तो इसलिए उनके लिए एक पिकुलियर, एक विचित्र लग रहा था। ही स्टॉप्ड सच ए हाउस, उसी प्रकार के तो दुर्गंध देती हुई गलियां, कचरों के अंबार लगे हुए हर जगह, घर जो झोपड़पट्टियों में बदल चुके हैं, आदमी जानवर साथ साथ, कोई खिड़की नहीं, वैसे ही एक घर के पास मुकेश रुकता है। वही उसका घर है। ही
बैंग्स पहले जो है मुकेश नॉक करता है। देखिए, मुकेश जानता था कि उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं होगा, फिर भी पहले वो नॉक करता है। लेखिका बता रही है कि मुकेश इलिटरेट जरूर है, लेकिन बहुत मैनर और कल्चर वाला लड़का है। मैनर क्या कहती है कि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, अगर दरवाजा खुला हुआ भी है तो जनरल कटसी है कि हम पहले नॉक करें, नहीं तो आप विदाउट नॉक अगर पहुंच जाते हैं तो हो सकता है आप अनवांटेड हो जाएं। तो मुकेश चूंकि अपने साथ एक अपरिचित लेडी को लेकर जा रहा है, इसलिए पहले वो नॉक करता है। इसके बाद पुशेस इट ओपन, उसको खोल देता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट सैट, एक अधबनी झोपड़ी में वे लोग प्रवेश करते हैं, जिसके वन पार्ट थैच्ड विथ डेड ग्रास, सूखे घास से ढका हुआ था। नीचे जो है ए फायरवुड स्टॉव, लकड़ी से जलने वाली एक चूल्हा थी, जिसके ऊपर सिजलिंग स्पाइनेक लीव्स, पालक की पत्तियां उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन ए लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर देयर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और बहुत सारी कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। ए यंग फ्रेल वुमेन कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द फैमिली, दो हर आईज फिल्ड विथ अ स्मोक सी स्माइल्स, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेशेस एल्डर ब्रदर। लेखिका वहां नोटिस करती है कि एक अति दुर्बल महिला जो पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी, धुआं के कारण उसके पूरे आंख से आंसू निकल रहे थे, फिर भी वो मुस्कुरा करके लेखिका का स्वागत करती। लेखिका उनके जज्बे को सलाम करती कि वो लेडीज किस तरह से अभावों में भी खुश रहना जानती। वो अति दुर्बल महिला कौन थी? मुकेश के बड़े भाई की पत्नी, मतलब मुकेश की भाभी थी। नॉट मच एल्डर इन ईयर बट शी हैज बिगन टू कमांड एज रेस्पेक्ट ऑफ बहू, यही वर्ड लिखी है लेखिका, डाउटर इन लॉ, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, her husband, मुकेश एंड डियर फादर। लेखिका यहां पर कमेंट कर रही है, देखिए दुनिया की हर परंपराएं, नियम कानून, हर कुछ गरीबों के घर ही लागू होते हैं। अमीरों की तो अपनी एक अलग प्रजाति हो जाती है, और गरीबों के घर लड़कियों की शादियां बहुत कम उम्र में कर दी जाती है। मुकेश की भाभी उम्र में बहुत अधिक नहीं थी, छोटी थी, फिर भी वो घर की बहू बनी हुई थी, पुत्रवधू, डाउटर इन लॉ, जिसके ऊपर 3 व्यक्तियों के भोजन बनाने की जिम्मेवारी थी, उसके पति मुकेश और उनके पिता। जब कभी भी मुकेश के पिता घर में प्रवेश करते थे तो मुकेश की भाभी जो थी वो ब्रोकन वॉल, टूटे हुए दीवारों की ओट में जाकर ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, अपनी घूंघट नीचे तक जो है चेहरे तक ढक लेती थी। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि यही परंपरा की मांग है कि घर की बहुओं को उनके पति से जो बड़े पुरुष सदस्य होते हैं उनके सामने पर्दा में ही रहना चाहिए। एंड इन दिस केस, इस केस में मुकेश की भाभी को किससे पर्दा करना है? मुकेश के पिता, जो कि एक इम्पॉवरिस्ड बैंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी निर्माता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर, then as a bangle maker, he had failed to renovate his house, sent
his 2 sons to a school. All he knew, all he do is to teach them the art of making bangles. मुकेश के पिता जिंदगी भर कठिन परिश्रम किए। मुकेश के पिता बैंगल मेकर बनने से पहले वो टेलर थे, दर्जी का काम करते थे। देन आफ्टर वो बैंगल मेकर बने। पूरे जिंदगी कठिन परिश्रम किए, लेकिन घर बनाने की बात तो दूर रही, अपने घर की मरम्मत तक नहीं करवा सके, ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज सके। वो एक ही काम किए, जो जानते थे वही कला अपने बच्चों को सिखा पाए। दैट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अब यहां से हम लोग मुकेश के दादी माँ के ओपिनियन को देखेंगे। मुकेश की दादी माँ एक ट्रेडिशनल लेडी है। वो क्या बोलती है? इट इज हिज करम, इट इज हिज करम डेस्टिनी, इट इज हिज करम डेस्टिनी। मुकेश की दादी मां देख चुकी है, who had watched her own husband going blind with the dust of polishing glass. But she says, she implies, can a God-given lineage ever be broken? Born in the caste of bangle makers, they had seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, in every other yard, every street of Firozabad, a spiral of bangles, sunny gold, royal blue, paddy green, pink, purple, every other color born out of the 7 color of the rainbow. मुकेश की दादी माँ देख चुकी कि उसके पति कांच के चूड़ियों पर पॉलिश करने से उड़ने वाले डस्ट से अंधे हो चुके हैं, फिर भी वो कहती है इट इज हिज करम, यही उसकी तकदीर है, फिट, भाग्य है, किस्मत, कि भगवान ने चूड़िहारे के घर जन्म दिया तो चूड़ियाँ बनानी होगी। यद्यपि हम लोग मुकेश की दादी माँ के इस ओपिनियन से एग्री नहीं हो सकते, बिकॉज वी नो दैट मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। ये कोई मतलब नहीं हुआ कि भगवान चूड़िहारा के घर जन्म दिए तो हम जिंदगी भर चूड़ियाँ बनाए, मोची के घर जन्म दिए तो जूता सिले, धोबी के घर जन्म दिए तो कपड़ा धोए। लेकिन आज भी आपको मैक्सिमम उस प्रोफेशन में उसी कैटेगरी के, उसी जाति के लोग आपको मिलेंगे। तो शुरू में ही लेखिका जो बोली है कि उनकी गरीबी और परंपरा दोनों मिलकर के उनका शोषण करते हैं। मुकेश की दादी माँ बोलती है कि जब भगवान ही चूड़िहारे के घर जन्म दिए तो चूड़ियाँ बनानी होगी। आगे बोलती है कि कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, जो ईश्वर ने तकदीर में लिख दिया उसे बदला नहीं जा सकता। चूड़िहारों के घर जन्म लेकर वे लोग जिंदगी में चूड़ियों के अतिरिक्त दूसरा कुछ देखे ही नहीं। हर घर में, हर आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गलियों में एक ही चीज दिखाई पड़ती है, दैट इज अ स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की ढेर। हर रंग की चूड़ियां मिल जाएंगी आपको, सनी गोल्ड सुनहरे रंग की, पैडी ग्रीन धानी रंग की जो धान का पत्ता होता है, रॉयल ब्लू, डीप ब्लू, पिंक, पर्पल, इंद्रधनुष के जितने रंग होते, हर रंगों को मिलाकर जितने रंग बन सकते, हर रंग की चूड़ियां फिरोजाबाद की गलियों में
आपको मिल जाएंगे। और वहाँ के युवक उस चूड़ियों को हैंड कार्ट ठेला गाड़ी पर सैंटी टाउन, फिरोजाबाद की गलियां बहुत ऊबड़ खाबड़, उन ऊबड़ खाबड़ गलियों में वहाँ पर के जो युवक हैं उसको लोड करके और पुश करके नाजुकता से जहाँ पर सप्लाई होता है वहाँ पहुँचाते हैं। कांच बहुत नाजुक चीज़ होती, और अगर गली उबड़ खाबड़ हो और उसको ट्रैक्टर के डाला में अगर लोड करेंगे तो फिर वो चूड़ी कांच में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए वहाँ के युवक बहुत नाजुकता से ले जा कर के और उसे सप्लाई के जगह तक पहुँचाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट, अंधेरे कोठरियों में, नेक्स्ट टू द डार्क हटमेंट, अंधेरे जो है कोठरियों में, वहाँ के जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठ करके फ्लिकरिंग ऑफ वाइल लैम्प्स, दिए की झिलमिलाती रोशनी में, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़कर और चूड़ियों का उन्हें रूप देते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आंखें बाहर के उजाले से ज़्यादा अंदर के अंधेरे में ही एडजस्ट कर जाती, और यही कारण है कि दैट्स वाई दे lose the brightness of their eyesight before becoming adult. और वो वयस्क होने से पहले ही अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं। जब दुनिया देखने की लायक होती है, समझने के लायक होती, तब तक उनके आँखों की रोशनी गायब हो जाती। अब हम लोग अगले जो है वीडियो में सविता से मिलेंगे और इस लेसन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।